प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों को अध्याय वाइज हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आने वाला सूत्र लिखेंगे। इस अध्याय से संबंधित हमारा फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा। ये अध्याय एक वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख सूत्र है। शेष प्रश्न इस अध्याय से आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ही पूछे जाते हैं, या कोई संख्या दे देता है, कोई दो संख्याएं दे करके उनका लाशा माशा पूछ सकता है, या कोई एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए देता है। तो अध्याय 1 का एक ही महत्वपूर्ण सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा। अब हम अध्याय 2 बहुपद से संबंधित फार्मूलों को लिखेंगे। तो अध्याय 2 बहुपद में हमको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम जानते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। और यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना हो तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्ष का गुणांक अपान यक्ष स्क्वायर का गुणांक। और देख रहे हैं यदि द्विघात बहुपद से हम लिखें तो माइनस एक्स का गुणांक देख रहे हैं b है और यक्ष स्क्वायर का गुणांक a। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a भी कह सकते हैं, जहां b और a क्रमशः द्विघात बहुपद में b x का गुणांक है और a यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से यदि हम शून्यकों का गुणनफल लिखें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब द्विघात बहुपद में देखेंगे तो अचर पद c है और यक्ष स्क्वायर का गुणांक a। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a कह सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद में आने वाला, यानी अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत आने वाले बस ये 3 प्रमुख सूत्र हैं, इनको जानना है। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, और शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर द्विघात बहुपद के अनुसार लिखेंगे तो माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a। अब यदि हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित फार्मूलों को लिखें तो देख रहे हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें यदि पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में इन समीकरणों के प्रतिच्छेदी होने, समांतर होने या संपाती होने का
प्रतिबंध जानेंगे। तो समीकरण युग्म के यदि हम प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध लिखें तो पहली कंडीशन, यदि a1/a2, यदि हम x के गुणांकों का अनुपात निकालें और y के गुणांकों का अनुपात b1/b2 और ये दोनों मान समान नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म तो रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होंगे। अर्थात कह सकते हैं दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और यदि बात करें संगत और असंगत की, तो यदि समीकरण युग्म का कोई हल मिलता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन, यदि a1/a2 ये बराबर मिल जाता है b1/b2 के, तो फिर हम c1/c2 का मान निकालेंगे। और यदि c1/c2 भी बराबर मिल जाता है, ऐसी स्थिति में तो समीकरण युग्म समपाती होंगे। अर्थात दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। अर्थात दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। और संगत असंगत में बात करें तो दोनों रेखाएं संगत होंगी, क्योंकि अनंत हल हो रहे हैं। रेखाएं संगत होंगी या समीकरण युग्म कह सकते हैं, समीकरण युग्म संगत होंगे अर्थात रेखाएं संगत होंगी। इसके बाद तीसरी कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यही बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म समांतर होंगे। और समांतर होने की दशा में हम जानते हैं इनका कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और दोनों रेखाएं असंगत ऐसी स्थिति में कहलाएंगी। रेखाएं असंगत होंगी, कोई हल ना होने की स्थिति में ही रेखाएं असंगत होती हैं। शेष यदि हल मिलता है, चाहे एक हल मिले या अनेक हल मिले, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं संगत कहलाती हैं। तो देख रहे हैं इसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं।
देखिए पहली कंडीशन का यदि हम चित्र देखें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देख रहे हैं प्रतिच्छेदी स्थिति में चित्र इस प्रकार होगा। एक रेखा ये मान लीजिए L1 है और दूसरी रेखा L2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी स्थिति देख रहे हैं समपाटी में, जैसे मान लीजिए एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा एक L2 है, तो देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी, दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएंगी। यदि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और ऐसी स्थिति में रेखाओं के चूंकि अनंत बिंदु उभयनिष्ठ हैं, इसलिए इनकी हलों की संख्या भी अनंत होती है। पहली स्थिति में देख रहे हैं दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इस स्थिति में हलों की संख्या केवल एक होगी। और तीसरी स्थिति में यदि रेखाएं समांतर हैं, जैसे मान लीजिए रेखा L1 है और दूसरी रेखा इसी के समांतर है, तो दोनों रेखाएं देख रहे हैं आगे या पीछे बढ़ाने के बाद भी एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होगा और ऐसी स्थिति में रेखाएं असंगत कहलाती हैं। पहली दो स्थितियों में संगत होंगी। तो देख रहे हैं पहली स्थिति में इस रेखा का एक अद्वितीय हल होगा, इसमें रेखाओं के अनंत या कहें अनेक हल होंगे और इस स्थिति में रेखा का कोई हल नहीं होगा। अब यदि रेखाएं दोनों प्रतिच्छेदी हैं और इस एक हल को निकालना है, तो इस हल को निकालने के पास हमारे पास तीन प्रमुख विधियां हैं, जिसमें हम दो विधियों का ही प्रयोग करते हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समीकरणों को हल करके एक अद्वितीय हल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को आप ज़्यादा हल करना सीखेंगे, इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। और तीसरी विधि वज्र गुणन विधि, ये केवल उस कंडीशन में ज़्यादा उपयोगी होगी जब समीकरण युग्म में आपकी संख्याएं ना देकर के वहां पर अचर संख्याएं जैसे ABC के रूप में समीकरण दिया है, उन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना काफ़ी आसान होता है। उन प्रश्नों को हमको वज्र गुणन विधि की सहायता से हल करना चाहिए। अब इसके बाद हम द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण जो कि अध्याय 4 है, तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित सूत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का यदि हम मानक रूप देखें तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप देख रहे हैं। यदि द्विघात बहुपद को बराबर 0 के कर दिया जाए, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो द्विघात बहुपद को यदि बराबर 0 कर देंगे तो 0 करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वही मानक द्विघात समीकरण कहलाता है। और यदि हम तो यह द्विघात का मानक समीकरण होगा, इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो देख रहे हैं ये द्विघाती पद हमारा शून्य हो जाएगा, तब ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। द्विघात समीकरण होने के लिए आवश्यक है कि समीकरण में चर की 2 घात अवश्य हो और उसका गुणांक 0 के बराबर ना हो। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड करके हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से तो देख रहे हैं गुणनखंड विधि की सहायता से हल करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि गुणनखंड आसानी से ना हो तो फिर हम पूर्ण वर्ग बना करके भी गुणनखंड कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि है सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल
निकाला जा सकता है सूत्र द्वारा, जो कि द्विघात फार्मूला कहलाता है, या इसे हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यदि इस फार्मूले को हम देखें, ये फार्मूला होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हल करने का सूत्र है द्विघात समीकरण में। सबसे पहले दिए हुए समीकरण की इस मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, ए बी सी का मान मिल जाएगा। फिर इस फार्मूले को में रख करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं, और इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र, या इसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र। अब इसके बाद इसके आगे के फार्मूलों को देखेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण हम जानते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। और इसके यदि हम मूलों का योगफल लिखें तो इसके लिए फार्मूला है मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखें यदि फार्मूले से लिखें तो माइनस यक्स का गुणांक देख रहे हैं बी है अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो माइनस बी बटे ए। इसके बाद यदि मूलों का गुणनफल लिखना है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं। यदि फार्मूले से देखें तो अचर पद सी है और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी अपान ए। यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों और उससे द्विघात समीकरण बनाना है, इसके लिए फार्मूला है द्विघात समीकरण के मूल दिए होने पर और यदि मूल अल्फा और बीटा हैं, ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण का सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यदि समीकरण के मूल दिए हों तो ऐसी स्थिति में फिर द्विघात समीकरण बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसके बाद यदि इस अध्याय में विविक्तिकर पूछता है तो विविक्तिकर के लिए फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। तो विविक्तिकर को विवेचक नाम से भी जानते हैं। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है विविक्तिकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac देखें पहली कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 मिलती है तो फिर समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के मिलती है, अर्थात विविक्तिकर का मान यदि 0 के बराबर मिल जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान अर्थात बराबर होते हैं। वास्तविक एवं समान होंगे। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक मान मिलता है तो फिर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कह सकते हैं अधिकल्पित या काल्पनिक या अवास्तविक भी कह सकते हैं। काल्पनिक और असमान होंगे। काल्पनिक एवं असमान। तो इन पहली दो कंडीशन में देख रहे हैं समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, जिसमें पहली कंडीशन में वास्तविक एवं असमान, दूसरे में वास्तविक एवं समान, और तीसरी कंडीशन में लेस देन 0 अर्थात निगेटिव मान मिलता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। तो ये अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आधारित प्रमुख सूत्र हैं। अब हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का हम यदि एनवां पद निकालें तो एनवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा समांतर श्रेणी का एनवां पद है। यदि हम संकेत इनके लिखें तो संकेत में देख रहे हैं an कहलाएगा समांतर श्रेणी का एनवां पद। ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। समांतर श्रेणी जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा गया है, उसी को संक्षेप में एपी के रूप में भी लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद डी सार्वांतर कहलाता है। सार्वांतर समांतर श्रेणी के दूसरे और पहले पद का अंतर होता है, तो डी सार्वांतर। ये आपका दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर होता है। इसके बाद यन देख रहे हैं, यन समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कहलाती है। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। और इस फार्मूले की बात करें, an समांतर श्रेणी का प्रारंभ से एनवां पद होगा, तो ये प्रारंभ से एनवां पद निकालने का सूत्र है। इसके बाद समांतर श्रेणी का यदि अंत से एनवां पद निकालना है, समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद, इसके लिए फार्मूला है समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एल समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है। एल बराबर समांतर श्रेणी का अंतिम पद, एल समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। बाकी एन पदों की संख्या है, डी सार्वांतर है। अब यदि हम समांतर श्रेणी का देखें, प्रारंभ से एनवां पद या अंतिम पद कहता है, तो अंतिम पद के लिए भी आप लिख सकते हैं
एल बराबर, चूंकि एनवा पद ही अंतिम होगा, तो एल बराबर आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के रूप में लिखा जाता है। तो ये चाहे हम एनवा पद कहें चाहे अंतिम पद, दोनों देख रहे हैं समान ही हैं। आप समांतर श्रेणी में यदि एन पदों का योग ज्ञात करना है तो एन पदों के योग के लिए फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इसके लिए फार्मूला n पदों के योगफल का संकेत यस एन बराबर लिखते हैं। यस एन बराबर n बाई टू ए प्लस यल, जिसमें यदि अंतिम पद दिया हो तो फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और यदि अंतिम पद ना दिया हो, सार्वधातुक के रूप में हो, तो फिर यस एन बराबर होगा n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एन बराबर होगा n बाई टू ए प्लस यल, और इसी को लिख सकते हैं सार्वधातुक डी के पदों में एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यदि किसी समांतर श्रेणी में एनवा पद दिया है और उससे हमको यानी एन पदों का योगफल दिया हो, उससे एनवा पद निकालना है, तो एनवा पद निकालने का सूत्र होता है एन बराबर यस एन माइनस वन, अर्थात एन पदों के योग से हम एन माइनस वन पदों के योग को घटा दें तो श्रेणी का एनवा पद मिल जाएगा। इसके बाद यदि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं कोई दी हों तो बीच की संख्या पहले और तीसरे का समांतर माध्य कहलाती हैं। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हूं तो फिर जानते हैं दूसरा माइनस पहला यानी बी माइनस ए बराबर तीसरा माइनस दूसरा, सी माइनस बी एक तरफ कर दें तो 2b बराबर a प्लस सी, या कह सकते हैं b बराबर a प्लस सी बाई टू, अर्थात बीच की संख्या पहले और तीसरे का समांतर माध्य होती है। इस प्रकार से यह अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद हम अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। देखिए अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित यदि हम फार्मूले को देखें, इसमें सबसे पहले थेल्स की प्रमेय का खूब उपयोग किया जाता है, और थेल्स की प्रमेय के अनुसार यदि देखें, थेल्स की प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स की प्रमेय में देख रहे हैं यदि कोई एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए त्रिभुज ABC में यदि हम BC के समांतर कोई एक रेखा खींच देते हैं, मान लीजिए BC के समांतर एक रेखा DE खींची जाए, तो यहाँ पर DE BC के समांतर है, तो फिर यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात AD अनुपाते DB, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये हमारा थेल्स की प्रमेय से मिलता है। इसी की उप प्रमेय है AD और AB का अनुपात। देखें इसकी यदि हम उप प्रमेय देखें, उप प्रमेय में मिलता है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC, या DB और AB का अनुपात DB अनुपाते AB बराबर EC अनुपाते AC। ये दोनों थेल्स की प्रमेय की उप प्रमेय हैं। और इसकी फिर अपोजिट थ्योरम यदि देखें
थेल्स की प्रमेय का विलोम यदि देखा जाए, थेल्स की प्रमेय का विलोम, देखें यदि हम थेल्स की प्रमेय का विलोम देखें तो थेल्स की प्रमेय का विलोम है कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा, देख रहे हैं त्रिभुज ABC है, इसमें खींची गई कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात इसका और इसका अनुपात बराबर मिलता है इसके और इसके अनुपात के, ऐसी स्थिति में फिर ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये इसमें कंडीशन होती है। चूंकि इस पर दिया है कि AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं सिद्ध करने में मिल रहा था, वो यहाँ दिया होता है AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC हो तो फिर DE BC के समांतर होगी, अर्थात DE रेखा BC के समांतर होगी। उस स्थिति में जब AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर हो, तो ये थेल्स की प्रमेय का उप यानी थेल्स की प्रमेय का विलोम है। तो इसमें अनुपात समान दिया हो तो फिर वो तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इन दोनों प्रमेयों से संबंधित आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें कुछ प्रमेय आपकी और दी हुई हैं, जैसे उन प्रमेयों को अगर देखा जाए, कह रहा यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज मान लीजिए ABC और दूसरा त्रिभुज DEF दिया हो, तो यदि इन दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कोण A कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर हो, कोण C कोण F के बराबर हो, ऐसे स्थिति में त्रिभुज की भुजाएं, संगत जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी और दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। कह सकते हैं AB अनुपात DE, AB अनुपात DE बराबर BC अनुपात EF बराबर AC अनुपात DF, और साथ ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो देख रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो फिर उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जिसमें इसका विलोम भी है। विलोम में यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो फिर उनके संगत कोण बराबर होते हैं और फिर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अध्याय 6 में आपका इतना ही प्रमुख दिया है कि यदि मान लीजिए भुजाओं का अनुपात समान है तो वैसी स्थिति में फिर ये संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण A बराबर कोण D के होगा, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, और फिर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो ये अध्याय 6 से संबंधित प्रमुख सूत्र हैं। तो ये प्रमेय हमारी पूर्णतया फार्मूले के रूप में कार्य करती हैं। इसके बाद यदि हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित सूत्रों को देखें तो निर्देशांक ज्यामिति में आप पाएंगे सबसे पहले यदि दो बिंदु दिए हैं उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछेगा। मान लीजिए एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1, y1 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं। तो फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसके लिए फार्मूला है अंडर रूट, देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। या तो दूरी के लिए प्रतीक अगर आप d लिखें तो d बराबर कह सकते हैं, आप पहले से दूसरे को भी घटा के लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसका प्रयोग करें अथवा इसका प्रयोग, दोनों फार्मूले। इसके बाद फिर यदि हम देखें दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना है, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए हमारा फार्मूला होगा। इसको आप इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मान लीजिए बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 कामा y2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक मान लीजिए xy है, m1 और m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो फिर x और y के लिए हमारा फार्मूला होगा निर्देशांक के लिए। देख रहे हैं भुज x बराबर मिलेगा, इसको इस प्रकार से याद करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और कोटि y बराबर होगी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फार्मूले की सहायता से हम अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। और यदि बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है, या कह सकते हैं इसी से यदि देखा जाए m1 और m2 दोनों अनुपात बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में P A और B का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक में भुज x बराबर मिलेगा x1 प्लस x2 बटे 2 और कोटि y बराबर होगी y1 प्लस y2 बटे 2। इन दो इस फार्मूले से हम दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालें, तो बाह्य विभाजन बिंदु में देख रहे हैं ये बिंदु P अंतः था। यदि दोनों रेखाखंडों के बाहर कोई बिंदु P हो, ऐसी स्थिति में P से A का जो अनुपात m1 और P से B का अनुपात m2 हो, तो फार्मूला बिल्कुल अंतः विभाजन के अनुसार होगा। अंतर ये होगा जहां प्लस के निशान हैं वहां माइनस के निशान हो जाएंगे, अर्थात बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला है भुज x बराबर होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और कोटि y बराबर होगी m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो ये बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला है। और यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हों और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसी स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC जिसके निर्देशांक A बिंदु का मान लीजिए x1 y1 है, B का x2 y2 और C बिंदु का निर्देशांक x3 y3 हैं, और हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, देख रहे हैं x1 चक्रीय क्रम में देखेंगे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो ब्रैकेट से बाहर आपको x देखने को मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर y होंगे, और वो भी क्रम से देख रहे हैं 1 2 3 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसकी सहायता से हम त्रिभुज के यदि निर्देशांक दिए हों तो फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि कहता है 3 बिंदु दिए हों, तीनों संरेख हैं, तो फिर कोई एक ज्ञात राशि का मान निकालिए। तो उसके लिए फिर संरेख होने का प्रतिबंध में, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और इसको 0 कर दें 1/2 पक्षांतर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितना दिया है ये भाग हमारा 0 के बराबर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं संरेख होने का जो प्रतिबंध है, संरेख होने का प्रतिबंध है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के तहत हम इस कंडीशन में रख करके हम किसी भी त्रिभुज को या 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम एक फार्मूला इसमें और आता है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों और कहता है केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए फार्मूला होता है, त्रिभुज का केंद्रक के लिए फार्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कामा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो ये त्रिभुज के केंद्रक को निकालने के लिए फार्मूला है। इस फार्मूले से हम त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के फार्मूलों के संबंध में यदि हम देखें तो उसके लिए यदि पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें हम देख रहे हैं कोण बी 90 अंश है। तो यदि हम कोण सी की बात करें तो इस कोण सी के लिए कोण की सम्मुख भुजा, जिस कोण के सम्मुख भुजा होगी उस कोण के लिए भुजा लंब कहलाएगी, और उस कोण से जुड़ी हुई भुजा आधार होगी। और ठीक 90 अंश की सम्मुख भुजा देख रहे हैं, यदि यहाँ पर हम कोण सी को थीटा मान लें तो कोण थीटा के लिए यदि देखें तो ए बी भुजा लंब कहलाएगी, बी सी आधार होगी, और 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगी। तो किसी त्रिभुज की किसी भी कोण के लिए जो दो भुजाओं का अनुपात होगा वही हमारा कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानने के लिए हम लाल बटे काका की सहायता से बड़ी आसानी से सारी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहला अनुपात, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुपात लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन नाम देते हैं, फिर आधार और कर्ण के अनुपात को काश नाम देते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेन नाम दिया जाता है, और शेष 3 इन्हीं के विलोम होते हैं। टेन का अपोजिट कॉट कहलाता है, और काश का अपोजिट सेक होगा, साइन का अपोजिट कोशिक होता है। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। इनसे संबंधित यदि हम फार्मूले लिखें, साइन देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, कोण यदि हम थीटा के रूप में लिखें तो साइन थीटा बराबर बनता है लंब बटे कर्ण। देख रहे हैं साइन थीटा का यदि हम मान लिखें तो साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण के रूप में आता है। साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा देख रहे हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा, टेन थीटा देख रहे हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। शेष तीन इन्हीं के अपोजिट होते हैं। देख रहे हैं साइन का अपोजिट कोशेक है, कोशेक थीटा लिखेंगे तो कोशेक थीटा बराबर बनेगा कर्ण बटे लंब के बटे एल। और काश का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा लिखा जाए तो फिर देख रहे हैं सेक हमारा बनेगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा यदि लिखते हैं तो कॉट थीटा हमारा आधार बटे लंब। तो देख रहे हैं साइन का अपोजिट कोशेक है, काश का अपोजिट सेक है और टेन का अपोजिट काट है। इन्हीं को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोशेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट है तो एक बटे साइन थीटा मिल जाएगा। और सेक थीटा ये काश का अपोजिट है, लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा ये टेन का अपोजिट है, एक बटे टेन थीटा। फिर यदि कहता है टेन थीटा को साइन और काश के पदों में लिखिए तो टेन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा बटे काश थीटा होता है। और काट थीटा को यदि साइन काश के पद में लिखना है तो काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। फिर इस अध्याय में आपको तीन प्रमुख सर्वसमीकाएं पढ़ने को मिलेगा और वो तीन सर्वसमीकाएं हैं जिसमें पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। दूसरी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका है वन प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोशिक स्क्वायर थीटा। तो ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत तीन प्रमुख सर्वसमीकाएं हैं। इनकी सहायता से भी प्रश्नों को हम सिद्ध करेंगे। फिर कुछ फार्मूले आपको कोण संबंधी मिलेंगे। तो यदि हम कोण की बात करें तो कोण निकालने का तरीका इस प्रकार से है। यदि हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस प्रकार से याद करेंगे। देख रहे 0 से लेकर के हम 4 तक के अंक लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद प्रत्येक अंक को 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के पश्चात सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 दुनाई 4 और 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 1 मिल जाएगा। इसके बाद इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। देख रहे हैं वर्गमूल निकालने के पश्चात जो मान बनेंगे वो हमारे सभी मान साइन के आएंगे। पहला साइन 0 अंश का मान होगा, दूसरा साइन 30 अंश का, तीसरा साइन 45 अंश का और चौथा साइन 60 अंश का। इसके बाद साइन 90 अंश का मान मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला मान हमारा मिला वो साइन 0 अंश का, 0 बटे 4 देख रहे हैं 0 होगा और 0 का वर्गमूल लिखेंगे तो 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, फिर देख रहे हैं 1 का वर्गमूल 1, 2 का अंडर रूट 2 के रूप में लिखेंगे, 3 को भी अंडर रूट 3 और देख रहे हैं 4 का वर्गमूल पूरा आ जाता है, बाहर कर लेंगे 2, 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो मान मिले ये हमारे साइन के क्रमशः 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के हैं। काश का मान लिखना है इसी के अपोजिट क्रम में लिख लेंगे। तो देख रहे हैं काश 0 अंश का मान 1 होगा, फिर अंडर रूट 3 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, फिर देख रहे हैं 1 बटे 2 और 0। इसके बाद टेन हमने पढ़ा साइन और काश का अनुपात होता है तो टेन 0 बटे 1 देख रहे हैं 0, फिर देख रहे 0 बटे 1 करेंगे 0 मिल जाएगा। इसमें 2 2 कट करके 1 बटे अंडर रूट 3 जो कि टेन में 30 अंश का मान होगा। इसमें देख रहे हैं दोनों सेम हैं, कट करके 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 2 कैंसिल करेंगे, अंडर रूट 3 और 1 बटे 0 अपरिभाषित होता है। इस प्रकार से टेन का मान मिल जाएगा और काट के लिखना है
इसी को आप अपोजिट क्रम में लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे तो अनंत अंडर रूट 3 1 बटे अंडर रूट 3 और 0। इस प्रकार से फिर देख रहे हैं यदि सेक का मान लिखते हैं, सेक चूंकि काश का उल्टा होता है, काश के मानों को व्युत्क्रम करके लिख देंगे, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। फिर इसका देख रहे हैं व्युत्क्रम लिखेंगे 2 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 2 का उल्टा अंडर रूट 2 बटे 1 अर्थात अंडर रूट 2, 1 बटे 2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा देख रहे हैं 0 हमारा 0 बटे 1 है, उल्टा करेंगे 1 बटे 0 जो कि अपरिभाषित होगा। और इसके बाद कोशेक का मान देख रहे हैं, यही शेक हमारा व्युत्क्रम में लिख दें, कोशेक का मान बन जाता है अपरिभाषित 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। इस प्रकार से साइन से लेकर कोशेक तक के मान हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मानों को लिख लेते हैं। इसके बाद यदि हम चतुर्थांश से संबंधित सूत्रों को देखें तो उनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, ये देख रहे हैं एक्स अक्ष की धन दिशा है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की ऋण दिशा। देख रहे हैं एक्स अक्ष की धन दिशा पर 0 अंश, फिर देख रहे हैं 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और पुनः 0 अंश पर ही हमारा 360 अंश का कोण मिलेगा। फिर देख रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज अर्थात वामावर्त दिशा में मापे गए कोण धनात्मक होते हैं, जबकि दक्षिणावर्त दिशा में मापे गए कोण ऋणात्मक होते हैं। देख रहे हैं 90 अंश 90 से कुछ कम रहता है तो वो हमारा पहले चतुर्थांश में आएगा। देख रहे हैं ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। फिर देखें 90 से अधिक, अगर परिक्रामी रेखा ऐसे आती है तो फिर कोण हमारा 90 से अधिक हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। फिर देख रहे हैं 180 अंश है तो ये हमारा 180 माइनस थीटा और अधिक हुआ तो 180 प्लस थीटा। और इसके बाद देख रहे हैं 270 अंश की रेखा है तो 270 से कम होगा तो तीसरा चतुर्थांश, ज्यादा है तो फिर चौथा चतुर्थांश। फिर देख रहे हैं 360 से कम है तो चौथा और ज्यादा है तो फिर घूम करके फिर पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। आप यहां पर यदि देखें तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, अर्थात आल प्लस, ये हमारा पहले अर्थात सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में प्लस में होंगे, आल प्लस। और दूसरे चतुर्थांश में देखें तो साइन और साइन का अपोजिट वो प्लस में होगा, शेष 4 माइनस में होंगे। तीसरे में टेन और टेन का अपोजिट अर्थात काट ये प्लस में होंगे, शेष माइनस में होंगे। चौथे चतुर्थांश में काश और काश का अपोजिट जो सेक होता है वो प्लस में होगा, शेष 4 माइनस में होंगे। देख रहे हैं इन्हीं सभी का यदि हम एक एक अक्षर ले लें, आल से ए ले लिया जाए, देखिए आल का ए लेंगे, साइन से एस, टेन से टी और काश से सी। तो आप इस अष्टक के फार्मूले को याद रखेंगे जिसमें चारों अक्षर क्रमशः ए पहले चतुर्थांश को, एस दूसरे को, टी तीसरे को और सी चौथे चतुर्थांश को दर्शाता है, जिसमें ए से तात्पर्य है आल प्लस, एस से तात्पर्य है साइन और साइन का अपोजिट प्लस और टी से तात्पर्य है टेन और टेन का अपोजिट प्लस, सी से तात्पर्य है काश और काश का अपोजिट प्लस। इस प्रकार से और यहाँ पर यदि देखा जाए ये वाई अक्ष पर पड़ने वाले कोण हमारे चेंज हो जाते हैं, जबकि एक्स अक्ष पर जो कोण पड़ रहे हैं ये चेंज नहीं होते हैं। इनको यदि आप देखें तो इसमें हमारा चेंज होने के अंतर्गत जो मिलेंगे, चेंज में आपका आएगा, चेंज होने वाले कोणों में एक तो आपका 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये चेंज हो जाते हैं
जबकि नो चेंज के अंतर्गत देखें तो नो चेंज में हमारे जो एक्स अक्ष पर कोण पड़ते हैं, जैसे बात करें प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये कोण हमारे चेंज नहीं होते हैं, अर्थात इनका साइन लेंगे साइन मिलेगा, काश लेंगे काश आएगा, और चेंज देख रहे हैं इस क्रम से होगा। साइन चेंज हो जाता है काश के रूप में, काश चेंज होता है साइन के रूप में, टेन लेंगे तो टेन चेंज होगा काट के रूप में, और काट यदि लिया जाए तो काट टेन के पदों में आएगा। सेक लेंगे तो सेक कोशिक में चेंज होगा, और कोशिक यदि लेते हैं कोशिक सेक में चेंज होगा। तो इस प्रकार से ये चेंज होने का क्रम होता है। जैसे यदि हम एक कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें तो फिर इस प्रकार से होगा। जैसे एक क्रम से यदि हम चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का मान देखें, क्योंकि 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो ये प्लस के साथ ही मिलेगा। और चूंकि 90 प्लस माइनस देख रहे हैं चेंज होता है, साइन हमारा काश में आ रहा है तो काश के रूप में आ जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार यदि हम साइन 90 प्लस थीटा को चेंज करें लिखें, तो चूंकि दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ मिलेगा, और चूंकि चेंज हो रहा है तो कॉस थीटा मिलेगा। अब हम इससे बढ़ करके यदि 180 माइनस थीटा को लिखें, देख रहे हैं ये भी दूसरा चतुर्थांश ही है, लेकिन नो चेंज है तो साइन लेंगे तो साइन ही आएगा, और दूसरे में साइन प्लस है तो प्लस के साथ इसका मान मिलेगा। इसके बाद 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा आपने देखा ये तीसरा चतुर्थांश मिल गया, और तीसरे में साइन ऋणात्मक होता है तो माइनस में मिलेगा, और चूंकि देख रहे हैं नो चेंज है साइन लिए हैं साइन में ही आएगा। इसके बाद 180 प्लस थीटा के बाद और आगे बढ़ेंगे, इसी चतुर्थांश में देख रहे हैं 270 माइनस थीटा का एंगल मिलेगा। साइन 270 माइनस थीटा यदि लिखें, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश है तीसरे में साइन माइनस होता है तो माइनस मिलेगा, और ये हमारा चेंज हो जाता है माइनस कॉस थीटा। इसके बाद 270 प्लस थीटा को यदि देखें तो साइन 270 प्लस थीटा, देख रहे हैं ये हमारा चौथा चतुर्थांश पहुंच जाता है, और चौथे में भी साइन निगेटिव होता है तो इसलिए माइनस होगा, और चेंज होता है तो माइनस कॉस थीटा। इसके बाद 270 प्लस थीटा के बाद देख रहे हैं 360 माइनस थीटा के लिए यदि लिखें तो साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि चौथा चतुर्थांश है चौथे में साइन निगेटिव है तो माइनस, और ये हमारा देख रहे हैं नो चेंज है तो साइन लिए साइन में ही आएगा। इसके बाद एक देख रहे हैं माइनस थीटा है, माइनस थीटा को यदि लिखें तो चूंकि चौथा चतुर्थांश है चौथे में साइन निगेटिव होगा, और नो चेंज है तो साइन ही मिलेगा माइनस थीटा। इस प्रकार से ये कोण हमारे मिल जाते हैं। और यदि परिक्रामी रेखा एक राउंड से ज़्यादा लगाती है, उस स्थिति में फिर हमारे दो फार्मूले और आ जाते हैं, जिसमें साइन 360 गुणे यन माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा की तरह ही चलेगा, माइनस साइन थीटा। एन की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद साइन देख रहे हैं इसी प्रकार से 360 प्लस थीटा के यदि लिखें 360 प्लस थीटा, क्योंकि पहला चतुर्थांश से पहले में सभी प्लस में होते हैं और नो चेंज है तो साइन थीटा। और यदि परिक्रामी रेखा एक बार से ज़्यादा परिक्रमण करती है तो 360 गुणे यन प्लस थीटा बराबर भी हमारा साइन थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ये भी पहले चतुर्थांश के लिए है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के ये सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद हम चूंकि इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें ऊंचाई दूरी संबंधित प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण दो कोण जानना है। इसके बाद फिर हम अध्याय 10 वृत्त से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे। देखें अध्याय 10 वृत्त से संबंधित यदि सूत्रों को देखें तो इसमें सबसे पहली थ्योरम तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि कोई वृत्त है और वृत्त पर कोई बिंदु लिया जाए, मान लीजिए वृत्त पर स्थित बिंदु P है, तो यदि P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, अर्थात कह सकते हैं OP लंब होगी PT पर, OP लंब है PT पर। और इसके बाद इसी में एक थ्योरम हम इसका भी प्रयोग करेंगे। यदि कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लिया जाए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो फिर दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होंगी वो समान होंगी, अर्थात PA और PB दोनों बराबर होंगी। इसका भी हम प्रयोग करेंगे। और चूंकि देख रहे हैं ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है, तो इनके बीच का ये एंगल 90 डिग्री होगा। और यदि बिंदु P को O से मिलाया जाए तो यह रेखा भी इस कोण को बनाने वाली रेखा को समद्विभाजित करेगी, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो मुख्य रूप से इन्हीं दो का प्रयोग हम इस अध्याय में करने वाले हैं। देखें एक प्रमेय यदि देखा जाए तो प्रमेय है, यदि किसी वृत्त में किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा PT खींचा, इस स्पर्श बिंदु से यदि एक कोई जीवा खींच देते हैं, मान लीजिए PQ जीवा है, तो यह जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण PA, इस बिंदु का नाम यदि हम A दे दें, कोण PAQ बराबर होगा कोण QPT के। तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। देखिए अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आधारित यदि हम सूत्रों को देखें तो इसमें आपको वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पर आधारित सूत्रों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले यदि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, जैसे यदि कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है, इसमें यदि हम दो त्रिज्याओं को खींचते हैं, मान लीजिए OA और OB दो त्रिज्याएं हैं जिनमें देख रहे हैं कोण AOB को यदि थीटा मान लिया जाए और इस वृत्त की त्रिज्या R हो, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा AOB देख रहे हैं जो AOB भाग बनता है ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। इस प्रकार से अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसके लिए फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई R स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसमें इस प्रकार से समझना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है और ये केंद्र पर बना संपूर्ण कोण 360 अंश होता है। हम उसका केवल जो कोण थीटा बना हुआ है उतने भाग का ले रहे हैं, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर होता है। आप त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का यदि सूत्र लिखें तो चाप की लंबाई देख रहे हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर, चूंकि पूरी लंबाई परिधि 2 पाई R जानते हैं और उस परिधि का केवल थीटा कोण से बना हुआ हमको निकालना है, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। इसके बाद यदि हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो देख रहे हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है
और इस वृत्त में यदि हम एक जीवा खींचते हैं, वृत्त में मान लीजिए ए बी एक जीवा है, इसका केंद्र O है, तो इसमें यह भाग हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा और शेष भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो यदि हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो इसके लिए फिर फार्मूला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख रहे हैं, यदि ए और बी को हम केंद्र से मिला देते हैं और केंद्र पर इनके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, तो फिर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देख रहे हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 अंश। देख रहे हैं, इतना देखेंगे तो ये आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है -1/2 साइन थीटा। ये हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से आपको ये 3 सूत्र ही प्रयुक्त होंगे। शेष वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जानते हैं और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। इसके बाद यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्रों को देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो कि सारे फार्मूले आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तो यदि उन फार्मूलों को हम देखें तो सबसे पहले घनाभ से संबंधित घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L बी एच क्रमशः लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। L बराबर लंबाई, B घनाभ की चौड़ाई है और H घनाभ की ऊंचाई के लिए संकेत आया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, देख रहे घनाभ का यदि हम संपूर्ण पृष्ठ लिखें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है। और यदि घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय जैसे कमरा है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात यल प्लस बी इंटू ऊंचाई अर्थात एच। तो ये घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसके बाद यदि घन से संबंधित सूत्रों को लिखें तो देख रहे हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, जिसमें ए बराबर घन की भुजा है, ए बराबर घन की भुजा, और घन का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये बराबर 6a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 4a²। इसके बाद यदि हम बेलन से संबंधित सूत्रों को देखें तो बेलन का आयतन, देखिए घनाभ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स। अब यदि हम बेलन से संबंधित सूत्रों को लिखें तो बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, देखिए यदि बेलन के आकार की बात करें तो इनमें आकृतियों को अगर देखें, जैसे हम घनाभ की पहले बात करते हैं तो घनाभ में, घनाभ की आकृति देखिए इस प्रकार से होगी। देखिए ये आकृति हमारी घनाभ की है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के मान समान हो जाएं तो फिर यही आकृति घन कहलाएगी। अब यदि हम बेलन की बात करें तो बेलन, देख रहे यह आकृति बेलनाकार है, जिसमें बेलन की ऊंचाई के लिए h और इसकी त्रिज्या के लिए संकेत r लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल देख रहे हैं वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, तो पाई आर स्क्वायर h। बेलन का वक्रपृष्ठ यदि लिखें, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ यह बराबर होगा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई अर्थात 2 पाई आर एच। अब यदि हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इससे 2 पाई आर कॉमन कर लें तो h प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद यदि हम शंकु से संबंधित सूत्रों को देखें तो शंकु, यदि हम शंकु की आकृति की बात करें तो शंकु का आकार इस प्रकार से होगा। देखिए शंकु में यदि त्रिज्या r, ऊंचाई h और इस तिरछी ऊंचाई को l संकेत दें तो फिर l, h और r से संबंधित सूत्र होता है l बराबर या l स्क्वायर बराबर कहें h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनमें से कोई दो मान दिया होने पर हम तीसरे मान को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद शंकु का आयतन यदि लिखें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखा जाए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं पाई आर कॉमन कर लें तो एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है। तो देख रहे हैं इसके बाद यदि हम गोले से संबंधित फार्मूलों को लिखें, गोला, देखिए गोले से संबंधित गोला के उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे गेंद होती है गोले के आकार की होगी तो इसमें हमको केवल आवश्यकता त्रिज्या की है। तो देख रहे हैं गोले का आयतन, गोला का आयतन बराबर होगा, गोला का आयतन या गोले के आयतन की बात करें बराबर 4/3 पाई आर क्यूब
और गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखें। गोले का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों के लिए यही फार्मूला होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि हम अर्धगोले से संबंधित सूत्रों को देखें, अर्धगोले का आयतन देख रहे, गोले को यदि हम दो भागों में विभक्त कर दें तो फिर उसका प्रत्येक भाग अर्धगोले के रूप में होगा। देख रहे, व्यास से यदि हम इसको दो बराबर भागों में कर दें तो फिर देख रहे हैं ये हमारा अर्धगोले के आकार का होगा। अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठ देखें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यह बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात पूरे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का आधा होगा। इसके बाद यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखें, देख रहे हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ में आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये बराबर मिल जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से यह अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र हैं। इसके बाद हम अध्याय 13 सांख्यिकी पर आधारित सूत्रों को देखेंगे।